जो भारत का नक्शा हम आज देखते हैं, क्या आपको लगता है कि वो हमेशा से ऐसा ही था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो चलिए आज हम एक सफर पे चलते हैं, टाइम में थोड़ा पीछे, और पता लगाते हैं कि आज का जो हमारा आधुनिक भारत है, इसकी सीमाएं आखिर बनी कैसे। तो ठीक है, इस सफर की शुरुआत हम आज से ही करते हैं। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं कि आज के दिन भारत का जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैप है वो कैसा दिखता है। तो आज की तारीख में भारत में है कुल 28 राज्य। लेकिन हाँ, ये नंबर हमेशा से इतना नहीं था, ये बदलता रहा है। और कैसे बदला वो हम आगे जरूर देखेंगे। और हाँ, इन 28 राज्यों के अलावा हमारे पास हैं 8 केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि यूनियन टेरिटरीज, जो सीधे सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आते हैं। तो ये 28 और 8 मिलकर बनाते हैं भारत का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर ये जो राज्यों की बाउंड्रीज हैं, ये तय कैसे हुई? क्या ये बस कोई पॉलिटिकल फैसला था? नहीं, ऐसा नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही सॉलिड और सोचा समझा प्रिंसिपल काम कर रहा था। देखिए, हुआ ये कि आज़ादी के ठीक बाद देश में ना अलग अलग हिस्सों से ये मांग उठने लगी कि भाषा के आधार पर राज्य बनाए जाने चाहिए, और ये मांग काफी जोर पकड़ रही थी। तो इसी जरूरत को देखते हुए राज्य पुनर्गठन आयोग या स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया। साल था 1953, और इस कमीशन को एक बहुत बड़ा काम दिया गया था, भारत के अंदरूनी नक्शे को एक नया आकार देना। तो इस कमीशन की सबसे जरूरी, सबसे अहम सिफारिश क्या थी? वो ये थी, फजल अली कमीशन ने साफ साफ कहा कि राज्यों को फिर से बनाने का जो सबसे पहला और जरूरी आधार होना चाहिए, वो है भाषा। बस इसी एक आइडिया ने, आप समझिए, भारत के नक्शे की पूरी तस्वीर ही बदल दी। तो ठीक है, अब जब हमें ये पता चल गया है कि बेसिस भाषा थी, तो चलिए देखते हैं कि इस सिद्धांत को लेकर दशकों तक भारत का नक्शा धीरे धीरे कैसे बदला और आज के रूप में आया। ये जो टाइमलाइन है ना, ये उस बदलाव की पूरी कहानी बताती है। देखिए, सफर शुरू होता है 1960 से, जब बॉम्बे स्टेट को भाषा के आधार पर 2 हिस्सों में बांटा गया, महाराष्ट्र और गुजरात। फिर हम आगे बढ़ते हैं 1972 में, जब नॉर्थ ईस्ट में 3 नए राज्य बने, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। साल 2000 तो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। एक साथ 3 राज्य बने, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। और फिर सबसे हालिया उदाहरण है 2 जून 2014 का, जब आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। हाँ, मैंने 29 कहा। और ये नंबर बाद में 28 कैसे हो गया, वो हम आगे देखेंगे। इंटरेस्टिंग है ना? चलिए अब बात करते हैं उन बदलावों की जो बिल्कुल हाल फिलहाल में हुए हैं, मतलब 21वीं सदी के बदलाव, जिन्होंने आज के नक्शे को फाइनल शेप दिया है। इसमें सबसे बड़ा और सबसे अहम बदलाव आया 2019 में जम्मू और कश्मीर में। 5 अगस्त 2019 को एक फैसला लिया गया, और इसके बाद 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। एक बना जम्मू और कश्मीर और दूसरा बना लद्दाख, और यहीं पर वो 29 राज्यों वाला नंबर बदला। एक राज्य कम हो गया और टोटल संख्या हो गई 28। अच्छा, इसके ठीक बाद 26 जनवरी 2020 को एक और जरूरी चेंज हुआ, जो 2 अलग-अलग यूनियन टेरिटरीज थीं, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव। इन दोनों को मिलाकर एक सिंगल यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। इससे हुआ ये कि एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करना और आसान हो गया। तो ये तो थी नक्शा बदलने की कहानी। अब जरा कुछ जरूरी फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। एरिया यानी क्षेत्रफल के हिसाब से ये पॉइंट्स एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो अगर हम एरिया के हिसाब से देखें तो भारत के 4 सबसे बड़े राज्य कौन से हैं? लिस्ट में सबसे ऊपर नंबर 1 पर है राजस्थान, उसके बाद आता है मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और चौथे नंबर पर है उत्तर प्रदेश। तो सबसे जरूरी बात जो यहाँ याद रखनी है वो ये है कि एरिया के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। और अगर सबसे बड़े की बात की है तो सबसे छोटे की भी कर लेते हैं। तो एरिया वाइज भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। सोचिए, एक तरफ राजस्थान और दूसरी तरफ गोवा। यही तो हमारे देश की डाइवर्सिटी है। अच्छा, अब अगर यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो उनमें एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा है लद्दाख और सबसे छोटा है लक्षद्वीप। ये दोनों फैक्ट्स भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो हमने पूरी कहानी देखी और ये समझा कि भारत का नक्शा कोई पत्थर की लकीर नहीं है।
ये समय और ज़रूरतों के हिसाब से हमेशा बदलता रहा है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ देता है कि क्या भविष्य में राज्यों की सीमाएं एक बार फिर बदलेंगी, और अगर हाँ, तो इस बार उनका आधार क्या होगा? भाषा, प्रशासन या कुछ और? ये एक सोचने वाली बात है ना? नमस्कार। भारत के विशाल और विविध प्रशासनिक भूगोल को समझने की इस कोशिश में आपका स्वागत है। आज हम एक सफर पर निकलेंगे, भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से होते हुए, और ये जानेंगे कि आखिर ये देश प्रशासनिक तौर पर कैसे काम करता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। सवाल ये है कि भारत की प्रशासनिक संरचना, मतलब इसका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, आखिर है क्या? इसे कैसे बांटा गया है? और इसका जवाब बहुत ही सीधा सा है। आज की तारीख में हमारा देश भारत 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बटा हुआ है। जी हाँ, यही वो 2 मेन यूनिट्स हैं जो मिलकर भारत का पूरा प्रशासनिक ढांचा तैयार करती हैं। ठीक है, तो आइए एक नज़र डालते हैं कि आज के इस सफ़र में हम कहाँ-कहाँ चलेंगे। सबसे पहले भारत के ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर को समझेंगे, फिर एक-एक करके सभी 28 राज्यों की यात्रा करेंगे, उसके बाद 8 केंद्र शासित प्रदेशों को जानेंगे, और हाँ, सबसे आखिर में एग्जाम के लिहाज से जो सबसे ज़रूरी फैक्ट्स हैं उन पर भी बात करेंगे। तो चलिए तैयार हो जाइए, शुरू करते हैं अपना पहला पड़ाव, भारत के 28 राज्य। हम एक-एक करके इन सभी राज्यों को देखेंगे और उनकी कुछ खास बातें जानेंगे। हम शुरुआत करेंगे भारत के जायंट से, मतलब वो राज्य जो क्षेत्रफल यानी एरिया के हिसाब से बहुत बड़े हैं और भारत के नक्शे पर जिनकी एक अलग ही पहचान है। और देखिए लिस्ट में सबसे ऊपर कौन है? राजस्थान। एरिया के हिसाब से ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है। पता है, ये अकेला राज्य भारत के कुल क्षेत्रफल का 10% से भी ज्यादा हिस्सा कवर करता है। इसके बाद आते हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य, जो सही मायने में भारत की आबादी और इकोनॉमी की रीढ़ हैं। चलिए अब नक्शे पर थोड़ा पूरब और मध्य भारत की तरफ चलते हैं। ये इलाका अपनी रिच मिनरल रिसोर्सेज और वाइब्रेंट कल्चरल हेरिटेज के लिए जाना जाता है, जो इसे देश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बनाता है। इस ग्रुप में भारत की भाषाई विविधता का एक शानदार नज़ारा देखने को मिलता है। सोचिए, ओडिशा में ओडिया, तमिलनाडु में तमिल और पश्चिम बंगाल में बंगाली जैसी कितनी पुरानी और समृद्ध भाषाएं बोली जाती हैं। हर भाषा की अपनी एक अलग कहानी है। चलिए अब अपना फोकस उत्तर और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की ओर ले चलते हैं। ये वो इलाका है जो अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता, हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों और अलग-अलग जनजातीय संस्कृतियों के संगम के लिए मशहूर है। अच्छा, इस लिस्ट में कुछ बड़े मजेदार फैक्ट्स छुपे हैं। क्या आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश की एक नहीं बल्कि 2-2 राजधानियां हैं? गर्मियों में शिमला और सर्दियों में धर्मशाला। और उधर पंजाब हरियाणा की राजधानी तो एक ही है, चंडीगढ़, जो खुद भी एक केंद्र शासित प्रदेश है ना दिलचस्प? और अब हम अपने राज्यों के टूर के आखिरी ग्रुप पर आ गए हैं। ये समूह हमें भारत के कुछ छोटे लेकिन कल्चर के लिहाज से बेहद अमीर राज्यों से मिलवाएगा। इस लिस्ट के साथ हमारे सभी 28 राज्यों का सफर पूरा होता है। यहाँ गोवा और सिक्किम जैसे छोटे राज्य भी हैं, जो अपने छोटे आकार के बावजूद टूरिज्म और कल्चर के बहुत बड़े हब हैं। और उनका यही छोटा आकार हमें हमारे अगले टॉपिक की ओर ले जाता है। राज्यों की बात तो हो गई, अब आते हैं भारत की दूसरी तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट पर, यानी केंद्र शासित प्रदेश। ये वो इलाके हैं जिनका प्रशासन सीधे केंद्र सरकार के हाथ में होता है, और इसके पीछे कई स्ट्रेटेजिक और हिस्टोरिकल कारण होते हैं। तो एक केंद्र शासित प्रदेश असल में होता क्या है? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये भारत का एक ऐसा इलाका है जहां राज्यों की तरह अपनी चुनी हुई सरकार के बजाय सीधे केंद्र सरकार का शासन होता है। हाँ, दिल्ली और पुडुचेरी जैसे कुछ अपवाद हैं जहां अपनी विधानसभाएं भी हैं। ये रही भारत के सभी 8 केंद्र शासित प्रदेशों की लिस्ट। जरा एरिया में इनके बीच का भारी अंतर देखिए, ये वाकई हैरान करने वाला है। एक तरफ है लद्दाख, जो 59,000 वर्ग किलोमीटर से भी बड़ा है, और दूसरी तरफ नन्हा सा लक्षद्वीप, जो सिर्फ 32 वर्ग किलोमीटर का है। हर प्रदेश का अपना एक अलग ही अंदाज है। चलिए अब आते हैं इस पूरे डिस्कशन के सबसे जरूरी हिस्से पर। ये वो फैक्ट्स हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इन्हें याद रखना बहुत फायदेमंद हो सकता है। जरा ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे जरूरी पॉइंट्स में से पहला,
क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान और इसके ठीक उलट सबसे छोटा राज्य है खूबसूरत गोवा। ये क्लासिक जनरल नॉलेज का सवाल है जो हमेशा काम आता है। और यही सेम सवाल केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी बनता है। जैसा कि हमने देखा, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख और सबसे छोटा है लक्षद्वीप। आकार में ये जमीन आसमान का फर्क भारत की अद्भुत ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी को दिखाता है। अच्छा, यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। 2014 में तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था, तो फिर अब 28 क्यों है? वो इसलिए क्योंकि बाद में जब जम्मू और कश्मीर का पुनर्गठन हुआ तो उसे राज्य से हटाकर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। इससे राज्यों की कुल संख्या 29 से घटकर 28 हो गई। इस बदलाव को याद रखना बहुत जरूरी है। तो आइए इन 4 खास फैक्ट्स को एक बार फटाफट दोहराते हैं ताकि ये दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाएं। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सबसे छोटा राज्य गोवा, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। सिंपल। तो दोस्तों, ये थी भारत के जटिल लेकिन बेहद आकर्षक राजनीतिक नक्शे की एक यात्रा। 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ हमारा देश भारत वाकई प्रशासनिक और सांस्कृतिक विविधता का एक अद्भुत संगम है। और ये विश्लेषण एक सवाल के साथ खत्म होता है। हर राज्य और हर केंद्र शासित प्रदेश की अपनी एक अनूठी कहानी, अपनी एक अलग पहचान और अपना एक शानदार इतिहास है। उन्हें जानने और समझने की यात्रा तो असल में यहीं से शुरू होती है।